अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू की शामदीद। नाजरीन, इस वक्त जो सादा बर्ड है ना, सादे बर्ड से मुराद है अल्बाइनो है, क्रीमिनो है, इसके अलावा हमारे पास इवन एक्वा हो गया, येलो फेस हो गया। इवन जो इस तरह के जो भी सादा बर्ड हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा स्लो सेल होते हैं, इसका इतना बायर नहीं है। हाँ, ब्रोकर इसको बड़ा हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन आपको पता है वो किन प्राइसेस में लेते हैं। तो एक ब्रीडर जो है वो इस तरह की जो पीसीज हैं या इन तरह के बर्ड जो है वो डिमांड नहीं कर रहा। अब ब्रीडर डिमांड क्या कर रहा है? अल्बाइनो हो लेकिन वो अपलाइन में हो, क्रिमिनो हो वो अपलाइन में हो, इवन लेटिनो हो, लेटिनो अपलाइन में हो, एक्वा अपलाइन हो गया, येलो फेस अपलाइन हो गया, इवन डन फेलो अपलाइन हो गया। तो इस वक्त जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो इन सभी म्यूटेशंस की अपलाइन में जो वर्किंग है उसका चल रहा है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर हमने अपनी वर्किंग को चेंज ही करना है, अपनी वर्किंग को अपलाइन में ही लेके जाना है, तो हमें किस तरह का बर्ड जो है, किस तरह का अपलाइन जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए। तो आज हमने आपके लिए चैनल पे दावत दी है द किंग ऑफ अपलाइन, दीवान एंड ओनली ताहिर शेख साहब को। ताहिर साहब, वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने के लिए। यार शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी ये जो मोहब्बत मुझे मिलती है ना, आप यकीन माने ये मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स है। सिर्फ ये इस मोहब्बत की वजह से जब कोई दोस्त इस तरह के कमेंट करता है सोशल मीडिया पे या वैसे मिलने में, तो मैं जब अपने बेडरूम में आता हूँ ना, मैं एक नई एनर्जी के साथ आता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो वो मेरी ड्राइविंग फोर्स। जज़ाकल्लाह। ताहिर साहब की मैं पोस्ट भी चेक करता रहता हूँ फेसबुक पे, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं, पोइट्री हो, और इनकी जो फेसबुक पे पोस्टें वगैरह आती हैं बर्ड के लिहाज से, अपलाइन के लिहाज से, वो दिल को छू लेने वाली होती हैं। इवन अगर मुझे कोई फ़ोटो कोई सेंड करे और वो बिना नाम लिए पूछे कि ये किसकी फ़ोटो हो सकती है, तो मैं कह सकता हूँ ये शेख साहब के अपलाइंस हैं। सर, हमारे बहुत सारे नाज़रीन होंगे जो कि शायद आपको पहली मरतबा देख रहे हैं, मिल रहे होंगे, थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए, कब शुरू किया, क्या किस तरह से आपने ये सारा सफ़र शुरू किया? विकास, मैं व्हेन आई वाज इन स्कूल वे बैक, पहला बर्ड हमारे घर के बराबर में एक बर्ड आके गिरा। हाँ। और वो था 1982 का ज़माना, हमारी पैदाइश से आप पहले लोगों की की है। पैदाइश से पहले का। जी। ठीक है ना, वो मैं उठा के ले गया और वो मुझे नहीं पता था कि वो बर्ड क्या है। सो बाद में किसी ने बताया कि ये ऑस्ट्रेलियन तोता है, बजी से। और फिर जैसे जैसे रखा उसको समझा कि ये अच्छा, ये पाइड है, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, वो बेसिकली वो बर्ड था। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई है। 82 से मेरी जर्नी शुरू हुई है। लाहौर में थे तभी? नहीं, मैं हैदराबाद में था। अच्छा। वहाँ से शुरू हुआ वो सिलसिला। फिर जहाँ जहाँ मैं रहा, फिर मैं सरकारी नौकरी में भी रहा। हाँ। तो जहाँ जहाँ रहा तो वहाँ मैं ये बर्ड भी आपके साथ हाँ, रहे? बर्ड भी मेरा शौक साथ साथ चलता रहा और आज तकरीबन 40-42 साल हो गए उसको। तो 40 ईयर से आप हाँ इस हॉबी में ही हैं? ये इस हॉबी में हूँ मैं। क्या बात। और मैं ये समझता हूँ कि जो शौक होता है ना आपका, वो आपको हमेशा जवान रखता है, स्पिरिटेड रखता है आपको। तो लोगों को ना शौक ज़रूर होना, अच्छा शौक होना चाहिए। सो अच्छा शौक है वो, चाहे किताब का हो, चाहे सफ़र का हो, चाहे ये सिखाता रहता है, रोज़ नई एक चीज़ सिखाता है आपको। तो आपने बताया कि बजरीगर से शुरू किया, तो बजरीगर, अच्छा उस सॉरी टू कट यू, बजरीगर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें शामिल होती गई। फिर ओवर द ईयर्स कई दफ़ा बंद कर दिया, कई दफ़ा दोबारा रख लिया, फिर बंद कर दिया। कामों की मसरूफियत आपको पता है इस तरह की हो जाती है। सो फिर रख लिया, तो वो ये ख़त्म नहीं होता ये। तो आप तो माने जाते हैं अपलाइन के लिहाज से, तो आपने ये वाली जर्नी जो अपलाइन वाली है ये कब शुरू की? ये अपलाइन 2017 से मैंने शुरू किया। अच्छा। हाँ, 2017 से मैंने रखा, ब्रीड कराया। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता था उस वक्त, अब ना मुझे भी नहीं पता था कि ये क्योंकि ये जो पीक आया था ये तो 19 में आया था ना, 19 के हाँ, बाद? उसके बाद आया। तो अच्छा, मैं देखा करता था 2005-6, बहुत सारे जो पुराने आपके देखने वाले हैं वो जानते होंगे, एक थाईलैंड की एक वेबसाइट हुआ करती थी, पेन लव बर्ड फार्म के नाम से। सो मैं जब वो उनको देखता था तो उसमें बड़े कलरफुल बर्ड होते थे, वो पाइड और पेस्टल बर्ड हुआ करते थे। सो मैं बड़ा इंस्पायर होता था, मैं सोचता था कि शायद ये कोई एडिट वगैरह किए हैं बट ये रियल में ऐसा बर्ड नहीं होता होगा। क्योंकि हम 90s में जब लव बर्ड और फिशरीज रखते थे ना, तो वो तो ग्रीन ही होता था उस ज़माने में, या जो है आपका ब्लू पर्सनाटा, या जिसको ब्लैक मास्क और ब्लू मास्क कहते थे हम लोग उस ज़माने में। येलो चेस्ट, वो हॉलैंड ब्लड, हाँ जी, हॉलैंड ब्लड, एग्जैक्टली। सो वही टर्म यूज़ किया करते थे हम उसके बारे में। सो खैर एनीवेज वो सफ़र सीधा चलता रहा। जब ये 2000 में आया तो वो मैंने पेन लव बर्ड फार्म को जब विजिट करना शुरू किया उनकी साइड में, यार ये ऐसा भी बर्ड होता है, ये कौन सा बर्ड है।
सो ये तो एडिट किया हुआ करा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला जी ये रियल। सो सम 2000 अच्छा उस दौरान एग्जीबिशन बजरीगर्स, दूसरे बचपन में कबूतर, ये वो सारा कुछ। देन फिर मैंने 2017 में जब वो ओपलाइंस देखे, अब नहीं पता था फीचर्स का, जब ब्रीड कराया, अच्छा यार ये ऐसे चलता है वैसे चलता है, तो 2 साल तक मैं उसको ब्रीड कराता रहा। मैंने देखा कि यार पता नहीं अंदर से ही मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं पता था, अंदर से ही मुझे ये फील हो रहा था कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा ब्रीड करा। फ्रॉम नोवेयर में अच्छा 2019 में BVA का शो हुआ, तो अच्छा, उसमें एक वायलेट वो ओपलाइन, इंटरनेशनल लेवल का होता है या कि लोकल पाकिस्तान में? नहीं वो बाहर हुआ हाँ BBA? बेल्जियम में। सो वहाँ एक बर्ड जीता ना, तो जब मैंने वो बर्ड देखा मैंने कहा यार हम जो ब्रीड करा रहे हैं वो तो बड़ा मुख्तलिफ बर्ड है, और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये तो बड़े मुख्तलिफ। अच्छा उससे पहले 1 साल पहले मैंने टच करना शुरू कर दिया था बाहर ब्रीडर्स को कि किस तरह से, तो बहरहाल खैर वो बर्ड मैंने बाय कर लिया। 2020 में 2019 में जो बर्ड जीता था, ये कोविड से पहले की बात है? ये कोविड से पहले की बात है। 2019 में जो उस वक्त बर्ड में इतना बूम नहीं था, एक एवरेज मार्केट चल रही थी, अपने फ्लो में चल हाँ रही जी, थी। अपने फ्लो में। तो किस तरह से आपने वो हौसला पैदा किया कि इतना, जाहिर बात है BBA चैंपियन अगर कोई बर्ड, उसकी प्राइस भी उस लिहाज से होगी। अच्छा मैं ना आपको ये एक बात बताऊं, बिल्कुल हाँ थी, प्राइस भी थी, और आज मेरा ख्याल है कि वो डन फेलो की भी कभी वो प्राइस पाकिस्तान में नहीं हुई जो उस ज़माने में मैंने ओपलाइन ख़रीद लिया था उसका। मैं ये समझता हूँ कि अच्छी चीज़ हमेशा पे बैक करती है। माइंड में आपके क्या था उस वक्त जब आपने लिया? आपके माइंड में ये था कि आप ब्रीड करवाएंगे, इसको बाद में सेल आउट करेंगे, या एक होता है शौक, जज्बा कि यार सिर्फ मैं बर्ड वो लूँ, अपने घर में रखूँ, अपनी एवरी में रखूँ, मेरी आंखों को वो अच्छा लगे? सेल का आपको पता है 2018-19 में तो सेलिंग का तो इस तरीके से कोई सिलसिला नहीं था ना, नहीं था। ये कोविड के बाद शुरू हुआ ये। तो ऑब्वियसली सेलिंग तो ड्राइविंग फैक्टर नहीं था इस सारी बाइंग में। हाँ। इस सारी बाइंग में इस बर्ड को लेने में सेलिंग तो कोई फैक्टर नहीं था। वो फैक्टर यही था कि मैं अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करूँगा, इस लेवल का बर्ड प्रोड्यूस करूँगा। सो वो ले लिया, वो बर्ड, वो आ गया बर्ड, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान आ गया। उसमें कुछ दोस्तों की एफर्ट थी जिसकी वजह से वो कुछ बर्ड जैसे आते थे, तो वो पाकिस्तान आ गया, वो ब्रीड कराया। आहिस्ता 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 समझ आया कि यार नहीं, इसमें बेसिक बर्ड्स के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा। और उसके फिर फीचर्स को डेवलपमेंट की तरफ चले गए, फिर मार्किंग की तरफ चले गए जो ओपलाइन की रिक्वायरमेंट है। फिर मैं एक और बात भी करता हूँ कि BVA ने बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि आपका बर्ड का पोस्चर ऐसा होना चाहिए, साइज़ इतने सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो वो शो स्टैंडर्ड उसने सेट किए हैं। एक मैं हमेशा कहता हूँ कि एक स्टैंडर्ड आप खुद सेट करते हैं अपने लिए। अच्छा। कि आप अपने बर्ड को देखना कैसा चाहते हैं। हाँ। असल चीज़ ये है, असल जो जर्नी है, असल जो मंजिल है वो होती है। BVA ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, लेट डाउन कर दिया है, वो आप उन स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक जो थर्स्ट आपके अपने अंदर होती है ना, लगी हुई प्यास कि इसको ऐसे, इसको वैसे, अब ऐसे करना है, इस साल वो करना है, इस साल वो करना है, तो वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। और वो मैं समझता हूँ जो मैंने सीखा है कि वो अच्छे आउट क्रॉस अगर आप लेंगे, अच्छे आउट क्रॉस लेंगे। अच्छा आउट क्रॉस ये बड़ी सब्जेक्टिव टर्म है ना, मेरी नज़र में क्या अच्छा है, आपकी नज़र में क्या अच्छा है। मेरा क्वेश्चन मैं ये कहने लगा था कि आपने जब BVA चैंपियन ने ओपलाइन बर्ड ले लिया तो वो तो अपने पूरे शो स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है, तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी? उसमें ना वकास, मुझे इम्प्रूवमेंट का जहन नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं इसी तरह के बर्ड बस प्रोड्यूस करता रहूँगा। लेकिन आपने वक्त के साथ साथ उसमें लेकिन वक्त के साथ साथ जब मैंने कहा ना कि आपकी एज ए ब्रीडर आई डेवलप हो जाती है। हाँ। आपकी विजुअलाइजेशन आप कर रहे होते हैं चीज़ों को। अब एक फोटोग्राफर है, एक बहुत अच्छी तस्वीर खींच लेता है, तो उसकी जर्नी वहाँ ख़त्म तो नहीं हो जाती ना। एग्जैक्टली। वो जो है खूब से खूब तर की तलाश में होता है। एक बर्ड की उसने तस्वीर ले ली है एक फोटोग्राफर ने किसी वाइल्ड में, अब वो सोचेगा कि जब इस पर सन बीम इस पर गिर रही होगी तो वो इसकी खूबसूरती कैसे होगी। क्या बात। ये अगर किसी ग्रीन बैकग्राउंड में बैठा होगा तो कैसी होगी, ये किसी वाइल्ड जंगल में होगा तो बहुत खूबसूरत। ये थर्स्ट जो है ना, ये चलती रहती है, ये आपके अंदर लगती है। ये कोई किताब नहीं पढ़ाती आपको, कुछ और नहीं पढ़ाता, ये आपके अंदर का एक पैशन है जो आपको लेके चलता रहता है, और वो अभी तक चल रहा है। शेख साहब ये बताइए कि इस हॉबी में जैसे कि मैं समझता हूँ, जो जितना मैं लोगों को मिला हूँ, इसमें मैं देखता हूँ कि 90% लोग जो है ना वो सारे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आते हैं, कारोबार की नीयत से इसमें आते हैं, क्योंकि हर बंदा ही सस्ते के चक्रों में होता है कि मेरा सस्ते में किसी तरह से निज़ाम चल जाए। इन लॉन्ग रन अगर वो चलना चाहता है ऑफलाइन को लेके, तो वो किस तरह की क्या क्या चीज़ें करे? ये जो बात आपने की ना,
कुछ ना 2-3 सालों से हमारी फर्टेनिटी में 3-4 सालों से कह लें, कोविड के बाद ये सारा जो हमारा फर्टेनिटी का जो फैब्रिक है, इसको तबाह किया गया है। इसको हमारे रवैयों ने इसको तबाह कर दिया। इसको मैं यही बात करूँगा इसमें, क्योंकि हमने ना इसमें, ये आपका सवाल बड़ी इसमें वसअत है सवाल कि वो फीचर्स कैसे देखें। ये सालों का सफ़र है विकास भाई, ओवरनाइट आप कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आप इस तरीके से इसमें हॉबी में आए कि मैंने विकास भाई बहुत बड़े ब्रीडर हैं, इनसे बर्ड लिया और सुबह जाकर मैं उसको बड़ा अच्छा ब्रीड कराऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई सा भी बर्ड रखें आप, चाहे आप लव बर्ड रखें, फिंच रखें, कोई छोटा बर्ड रखें, कोई बड़ा बर्ड रखें, एक्जॉटिक्स रखें, ये सालों की जर्नी है। अगर तो किसी में इतना पेशेंस है, वो इतना वक्त लगा असल टाइम इन्वेस्ट करना है आपने, असल इन्वेस्टमेंट इसमें टाइम है। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप इस हॉबी में एक्सेल भी करेंगे, तरक्की भी करेंगे, आगे भी जाएंगे। अदरवाइज़ आप नहीं कुछ कर सकते। बात आपके सवाल की तरफ आते हैं कि जो मैं जो कह रहा हूँ कि हमने इसमें ख़राबियाँ क्या पैदा की। हमने ख़राबियाँ ये पैदा की कि हमने लोगों को लालची बना दिया। और इस कोने में लगा लो बर्ड, उस कोने में लगा लो, बाथरूम में लगा लो, ये लगा लो। बोलो बर्ड है, कोई कमोडिटी तो नहीं है कि कहीं भी उसको आप ले जाके रख देंगे और जब सीज़न आएगा तो निकाल के रेट ऊपर आया तो बेच दिया। कोई आटे चावल की बोरियां तो नहीं है वो। पिछले 2 साल में यही हुआ, ठीक है ना। हमने उसको एक सेलेबल कमोडिटी बना दिया। पिछले सालों में हमारे 3-4-5 सालों में या 2 सालों में हमने उसको एक सेलेबल कमोडिटी बना दिया। आप किसी से बर्ड ख़रीदें, आपके पहले जहन में अगर ये सवाल होगा कि इसका बच्चा कितने का बिकेगा, तो आप इस काम में आप नहीं चल सकते। लॉन्ग टर्म जो बात आपने की, ठीक। आप अगर किसी से बर्ड ख़रीदें और आप नए हैं और आपका पहला सवाल ये होगा कि मैं इसको रख कैसे सकता हूँ, मुझे रखने का तरीका बताएं, इसकी डाइट और इसका ये कैप्टिविटी में इसका लाइफ स्पैन कितना है। अगर तो आपको मैं कहूँ कि एक बर्ड है जिसका कैप्टिविटी में लाइफ स्पैन 20 साल है, और अगर आपके जहन में ये चीज़ है कि मैं इसको उतना लंबा लेके चलूँगा, तो आप इसमें इतने सक्सेसफुल हैं कि फिर उस रफ्तार को, आपकी उस सक्सेस को, उस तरक्की को कोई पकड़ नहीं सकेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कभी भी किसी ने नहीं पूछा। नहीं, कभी भी नहीं हुआ। लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। अच्छा, लोग क्या करते हैं, देखिए हमारी बात अगर कोई नया फैंसियर सुनेगा ना, हम उसके लिए कोई गाइडलाइन बता सकते हैं। हमारा यही काम है। हाँ, हमने जो कुछ 3-4 सालों में किया, जो तबाही लेके आए, जो माइंडसेट इसके अंदर हम लेकर आए हैं, उसने टोटल कोलैप्स कर दिया सारी चीज़ को। ये नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होगा। आपको दोबारा से ग्राउंड ज़ीरो से चीज़ों को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि इसमें टाइम को इन्वेस्ट करने की क्या अहमियत है। आपको लोगों को बताना पड़ेगा इसमें क्वालिटी बर्ड की क्या अहमियत है। ये सारी चीज़ें आपको लोगों को बतानी पड़ेंगी, और इसमें बताना पड़ेगा आपको लोगों को कि आप में अगर पेशेंस है तो आप चलें, नहीं है तो बेशुमार काम है दुनिया में, कोई ज़रूरी तो नहीं है यही काम करना किसी ने। सही है। अच्छा शेख साहब, ये बताइए मेरे नाज़रीन को, इस हॉबी में आपने देखा कि जो 2 साल में एक काफ़ी डिप आई इस हॉबी में, आप क्या समझते हैं कि इस हॉबी में ऐसा अब क्या होना चाहिए जी कि इस तरह के हालात अब दोबारा पैदा ना हो? वही बात है कि जो हम बात कर रहे हैं अभी, उसी की कंटिन्यूएशन हाँ। है कि पेशेंस, पैशनेट किस्म के ब्रीडर्स। ये देखिए, ये जो बर्ड कीपिंग है ना, ये हुनर है, ये एक हुनर है, ये पूरा एक काम है। एक काम है। सही है। 24 घंटे का एक काम है ये जो लोगों ने बताया ना, सुबह चले जाएं दाना लगा के और शाम को आ जाएं देख लें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आज लोगों को, नए बच्चों को, आने वालों को ये बताएं इसमें कि वो पिछला तजर्बा हो गया नाकाम, माने इस बात को, वो पिछला तजर्बा हो गया नाकाम, उसको छोड़ दें यार। उस पर हम ब्लेम गेम नहीं करते कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। हम मौजूदा करते हैं कि अब हम इसमें कैसे इंप्रूवमेंट लेके आ सकते आगे हैं। कैसे चलना है ना, आगे ऐसे चलना है कि जब तक जो हम जैसे चंद लोग जो बात कर रहे हैं एक अरसे से कि भाई आप क्वालिटी ब्रीडिंग की तरफ नहीं जाएंगे, एथिकल ब्रीडिंग की तरफ नहीं जाएंगे, आप बर्ड कीपिंग को नहीं सीखेंगे, आपको बर्ड की एवरी कैसे बनानी है इस चीज़ को नहीं सीखेंगे, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये इतना मुश्किल काम है। ये तो इतना हमने आसान कर दिया ना
कि उस कोने में, इस कोने में, उसको भाई अगर आप आपका बर्ड सनलाइट उसको नहीं मिल रही, उसको फ्रेश एयर नहीं मिल रही, आप 2 दफ़ा उसको पानी नहीं दे रहे। अब मैंने एक दफ़ा, आज से 2-3 साल पीछे की बात है, मैंने एक को कहा कि भाई आप दिन में ना 2 दफ़ा पानी दिया करें अपने बर्ड्स को, साफ़ पानी, बिकॉज पानी ना हर 12 घंटे के बाद उसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है। आप खुद एक मेडिकल से आपका ताल्लुक है, तो आप देखें कि उसके अंदर हर तरह का बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देता है, एक तय जो बन जाती है उसके अंदर, वो इकोलाई और सारे जो जरासीम है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो बर्ड के लिए अच्छे नहीं है, उसकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। हम लोगों को ये बताएं सारी चीज़ें कि अच्छा, मैंने उनको कहा उन साहब को, कहता जी शेख साहब मेरे को 400 पेयर लगाएगा, मैं किस तरह करा, तो इसी तरह आराम नाल कह देता कि कर लो यार 400 पेयर मैं कैसे मैनेज करूँगा, मैं कैसे। सो मैं कहा अच्छा फिर ठीक है भाई, अब तुम्हारे 400 पेयर वाले का तो इलाज नहीं है मेरे पास। भाई अगर आपने 400 पेयर लगाए हुए तो बंदे भी तो रखे ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट जो है होती है ना एक काम करने की। अब बिजनेस करने का तो शौक सबको है, वो है ना अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि चाहते सब हैं कि हों औज सुरैया पे मुकीम, चाहते सब हैं कि हों औज सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्ब सलीम। क्या बात है, ठीक है ना। अगर आपने 400 ही पेयर रखने हैं और आपने पैसा ही कमाना है तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, फिर उसका लेबर रखें उसके लिए, हाँ लोग काम रखें, कर सकें, लोग रखें उसके लिए, काम कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, डाइट की तरफ जाएं, न्यूट्रिशन को समझें। सनलाइट इतनी अहम है बर्ड की ज़िंदगी में। अब बेशुमार हमने बर्ड रूम ऐसे इन वक्तों में देखे कि ना कोई धूप है, ना कोई हवा है, ना कोई पानी है, गंदगी अलहदा फैला रखी है। बिकॉज क्या था इसकी वजह, इधर बर्ड रखा, उधर अंडे दिए, उधर बच्चे आए, उधर पैसे आए, पैसे खड़े कर लिए, सही है। बस जो जब आप कमर्शियल ओवर कमर्शलाइज कर देते हैं किसी चीज़ को, तो पहली कैजुअलिटी उसकी जो है ना क्वालिटी होती है। क्वालिटी का हो गया बेड़ा गर्क, सत्यानाश उसका हो जाता है। सत्यानाश हो गया। अच्छा, जो लोग लगे रहे क्वालिटी फीचर पे ही काम करते रहे, जिन्होंने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया, अल्लाह पाक ने आज भी उनको इज्जत दे रखी है, आज भी वो अपना काम कर रहे हैं। आपने तो रास्ता, सॉरी टू कट यू, का रास्ता आपने पूछा था कि क्या है, रास्ता वही है कि जब तक आप अपनी बुनियाद को दुरुस्त नहीं करेंगे, हो गया है गलत फैसला, अब उसको लकीर को पीटने का फ़ायदा नहीं। अब आ जाएं बैक टू बेसिक की तरफ, बुनियाद को दुरुस्त करें, बर्ड को रखना सीखें, उसकी डाइट को समझें, पानी की क्या अहमियत है, अच्छा पेयरिंग में किस तरह से लेके चलना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे नहीं, वक्त नहीं लगाएंगे, वो कुछ नहीं होना। ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो सकता, सालों की मेहनत है। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि सालों की मेहनत है, किसी के पास इतने साल हैं तो वो आए, नहीं है तो कोई और काम करे। ठीक ठीक। शेख साहब बताइए कि अगर एक न्यू फेंसर इस हॉबी या इस काम में आना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि वो एक बेसिक बर्ड से स्टार्ट ले, या जो ट्रेंडिंग म्यूटेशन अभी चल रही हैं जैसा कि एक्वा है, येलो फेस है, ये जो भी इस तरह के बर्ड हैं वहाँ से स्टार्टअप ले? अब वकास भाई बात ये देखें, जो बर्ड आपको अच्छा लगता है आप वो रखें, दिस इज द पंच लाइन। अगर हम ये मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसे मत जाएं, उसमें मत जाएं। सही है। मार्केट का ट्रेंड 2-3 सालों से फॉलो कर रहे हैं ना, मार्केट के ट्रेंड्स को कर रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, 2-3 सालों से हम फॉलो कर रहे हैं ना मार्केट के ट्रेंड्स को, क्या हुआ, क्या उसका नतीजा क्या निकला? जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग समझा जाता था ना वो सबसे पहले गिरता है। सबसे अभी जी आप सॉरी आप प्लीज। मैं कह रहा हूँ 2-3 चीज़ें हैं। जब आप छोटा बर्ड रखते हैं ना, पहले तो समझें उसकी डायनामिक्स को समझें। अब होता क्या था, मेरे पास कोई बच्चा आता था बर्ड लेने, ठीक है, यहाँ के पास आएगा कोई बर्ड लेने, जब हम ये वाला चीज़ कर देंगे ना कि ये ट्रेंड है, ट्रेंड कहते किसको हैं हम, जिसमें पैसे आ रहे हैं। एग्जैक्टली, अल्टीमेट यही होता है, होता ही यही है। हम कहते हैं यार ये ट्रेंड है जिसमें पैसे आ रहे हैं। यार हर अच्छे बर्ड में पैसे आ सकते हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हर अच्छे बर्ड में वक्ती तौर पे डिप आ जाएगा, उसमें हो सकता है। अभी लोग कहेंगे यार ये ताहिर भाई क्या बात कर रहे हैं, 500, 600, 800, 1000 रुपये का दाना भी नहीं पूरा करता। आप कह रहे हैं भाई आपने दाना क्या गाड़ियाँ महलात बना के लोगों को दिखा तो दिया, सारा कुछ किया ही है ना। मैं ये, और वो गलत था, सब कुछ गलत था। और आई वॉज वेरी वोकल अबाउट दिस होल एपिसोड। उस ज़माने में भी अगर आप मेरी 2-3-4 साल पुरानी को पोस्टें निकाल के देखें, मैं तब भी कहता था कि भाई इसको कमर्शियल, इस तरह की कमर्शियल एक इस तरह कमोडिटी ना बना दें, इसको बर्ड है रहने दें, रोज़ नया चैलेंज देगा आपको। लेकिन वो बहरहाल खैर वो वक्त गुजर गया, अब उसको करने का फ़ायदा नहीं है। अब कहने का मकसद ये है कि आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि जिसको जो बर्ड अच्छा लगता है वो करे, उसमें एक्सेल करे। और एक्सेल
करने के लिए बहुत मैदान है। घोड़े पे चढ़ जाएं और उसको दौड़ाते रहें उसको। आप यकीन करें ये नहीं एंड होता। आपने मुझसे सवाल किया था कि 17 से या 18 से आप 17 से ब्रीड करा रहे हैं, 19 में आपने BBA ले लिया, उसके बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी Exactly. उसमें नई नई चीज़ें करने की। ये ख़त्म ही नहीं होता ये सिलसिला। अभी मैंने कल, मेरे दोस्त हैं बड़े, अब हम सब जानते हैं उनको, फैज़ी महमूद, उनसे मैंने अभी ग्रीन फिशर लिया है, बिकॉज उनके ग्रीन फिशर में क्या क्या चीज़ें हैं वो उनसे डिस्कस करके वो मुझे अब थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना है। मैं 2 साल 3 साल अपने बर्ड को एक स्ट्रेट लाइन में ब्रीड कराता हूँ, फिर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है ना। तो ये ऐसे चलता है। ये आज आप आए हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ब्रीड, मेरे पास तो कोई इतने फैंसी बर्ड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोग इतनी इज्जत देते हैं, ये कुछ थोड़ा सा वक्त लगाया है, कोई टूटी फूटी सी मेहनत की है ओपलाइंस पे, तो आप लोग आए, वरना मेरे पास क्या है दिखाने को, कुछ भी नहीं। शेख साहब मैं काफ़ी लोगों के पास जाता हूँ, अगर किसी अच्छे ब्रीडर के पास गया हूँ ना, तो मैं चले लास्ट टाइम एक ब्रीडर के पास गया, उनके पास एक येलो फिशर था, येलो फेस था उनका। आपको पता है कि पिछले साल वो काफ़ी इसकी हाइप क्रिएट हुई थी, तो उसके साथ जो उन्होंने अपलाइन लगाया हुआ था ना, मैंने उनसे वैसे पूछा, मैंने कहा अपलाइन बहुत खूबसूरत है, ये आपने किससे लिया? तो वो कहता है ये मैंने ताहिर भाई से लिया हुआ है। तो अपलाइन की जब जहाँ पे बात होती है ना, वो कहते हैं ना सिरा वो आप ही से निकलता है, उन्होंने कहीं ना कहीं से आप ही से लिया होता है। आपने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, सिरा। मैंने कहा खुरा ना कहते कहीं आप, वो चोरी का खुरा निकलता है। सही है। तो मेरे ख्याल से अब चलते हैं नाजरीन शेख साहब के शेड की तरफ, और आपको हम बेसिकली जो आने का मकसद था कि आपको पता चल सके कि अपलाइन जब आपने एक लेना है तो उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसका स्टांस कैसा होना चाहिए, उसकी फिश स्केलिंग मास्किंग कैसी होनी चाहिए, इन डिटेल हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें। तो अब हम इनके शेड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे जाके आपको इनके बर्ड्स दिखाते हैं। देखिए वकास भाई, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ हमने ओपलाइन पे जो ज़्यादा जोर दिया ना ओवर द ईयर, हमने क्या जोर दिया कि इसका हुड साफ कर लें हम किसी तरीके से, इसके ऊपर निशान ना आए बिल्कुल सर के ऊपर। आपने देखा होगा कि ओपलाइंस में हमारा बस यही सारा जोर रहा। हमने इसकी बॉडी मार्किंग को भूल गए, हम इसके नेक साइज को भूल गए, हम इसके बीक और फेस की सिमेट्री को भूल गए। ये कैसे हम इसको ले सकते थे। तो आज आप देखें कि ये वॉयलेट में होने के बावजूद इससे, ये अगर आपका कैमरा इसको दिखा पा रहा है तो इसकी मार्किंग बड़ी विजिबल है। अच्छा, मार्किंग कहाँ से होनी चाहिए? शोल्डर से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए। ये ओपलाइन एक ओपल एक पत्थर होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर इसी तरह की कुदरती तौर पे मार्किंग है। ये वहाँ से इसको को रिलेट किया जाता है ओपलाइन को। तो एक तो मार्किंग, पहली इसकी जो चीज़ है ना वो मार्किंग होनी चाहिए। देन बर्ड हमेशा कोई सा भी हो, ओपलाइन हो या कोई भी हो, उसकी सिमेट्री पूरी होनी चाहिए। मतलब सिमेट्रिकल बर्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि चोंच बड़ी है, हेड छोटा है, नेक पतली है। नेक अगर बड़ी है तो फेस भी खुला होना चाहिए बर्ड का। तो अच्छा, फिर इस तरह की चीज़ों को अटेन करने के लिए ना आप मुख्तलिफ किस्म की आप वो लेते हैं, आउट क्रॉसेस देते हैं। तो ये फिर आप इस तरह के बर्ड अटेन कर। अब आप देखें, ये मैं इस साल, अगर आप इसको फोकस कर सकें ना, मैं इस साल ये एक पेयर बनाया है मैंने। ये ग्रीन बर्ड आप देख रहे हैं, ये फिशरी है, अगर आपके कैमरे में आ रहा है तो ये ग्रीन जो मेल है ये स्प्लिट ओपलाइन है, और ये जो इसके साथ फीमेल है ये यूविंग ओपलाइन है। आप अभी भी ग्रीन का कंबो बना रहे हैं स्प्लिट के साथ? जी जी बिल्कुल। मैं आपको मोस्टली यहाँ पे इसी तरह की पेयरिंग नज़र आएगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो ग्रीन बर्ड है ना, इट्स सॉर्ट ऑफ डाटा बैंक। ये आपका डाटा बैंक है। इसके अंदर हमने इनके पेरेंट्स में से जो चीज़ें हमने इनके पेरेंट्स ने इतने सालों की मेहनत करके इकट्ठा की हुई हैं, अब वो यहाँ ये अपना एक्सप्रेस करेंगे इंशाल्लाह ताला, इनके अपना फिनो कैरेक्टर्स को। ये मुझे उम्मीद है कि इस पेयर में हमेशा याद रखें कि ये जो यूविंग फैक्टर है जिससे हम भागते हैं सारे, यूविंग फैक्टर, वो वजह क्या है भागते हैं? कि कमर्शियली इसकी कोई वो नहीं थी हमारे, क्योंकि यूविंग पेल फेलो को थोड़ा सा लोगों को ये खा के ये ज़रा सा डाइल्यूट कर देता है पेल फेलो को, तो हमें तो डार्क पेल फेलो चाहिए थे। हमने सारा ना ये मिसकंसेप्शन सारे पैदा कर लिए। भाई डार्क पेल फेलो क्यों चाहिए आपको? पेल फेलो तो लाइट ही होना चाहिए ना, वो पेल है जब, तो लाइट होना चाहिए। लाइट में उसकी खूबसूरती। अच्छा, हम उसको डार्क करने के पीछे तो हमने यूविंग फैक्टर निकाला। हमें ऐसा लगता था कि शायद ये यूविंग फैक्टर लाइट कर देता है बर्ड को। खैर एनीवे, तो यूविंग फैक्टर जो है ना हमेशा रिटेन भी करवाता है आपकी मार्किंग को। और जो आपने सवाल किया कि आप अभी भी ग्रीन के साथ, तो ग्रीन और जो ब्लू का कॉम्बिनेशन है,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जितने ओपलाइंस को देखेंगे आपको इनमें सब में एक जो स्टैंड आउट फीचर नज़र आएगा वो इसकी मार्किंग है। बिल्कुल ठीक। वो मार्किंग कैसे रिटेन करनी है आपने ओवर द ईयर्स, आपने ऐसे ही करनी है कि ग्रीन बर्ड ब्लू बर्ड, ग्रीन बर्ड ब्लू बर्ड, 2-3 साल में ऐसी पेयरिंग करता हूँ, फिर 1 साल में ब्लू इनटू ब्लू को करता हूँ, फिर उनको फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ, तो ये सिलसिला चलता है। अच्छा ये क्या है सर? ये सिंपल ग्रीन ओपलाइन है, ग्रीन यूविंग ओपलाइन की हैन है। अब आप देखिए इसकी मार्किंग देख रहे हैं आप, बिल्कुल रिफाइंड किस्म की मार्किंग नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल पैटर्न है बने पैटर्न है बड़े, और शोल्डर से लेके इसके, अब इनके माँ बाप में पिछले 2-3 जनरेशन में ग्रीन ही चल रहा है। तो जैसे आप एक ही कलर को ब्रीड कराते रहते हैं ना, और वाइल्ड ग्रीन चल रहा है इनमें, तो आज आपके पास 2-3 साल के बाद इस तरह के फिर रिजल्ट आते हैं। अब ये देखिए इसका जो फ्रंटल है ना, इसका जो बीक है, और ये इसका फोरहेड और सारा ये पूरा एरिया है इसका, ये जब बैठता है ना बर्ड तो बड़ा खूबसूरत लगता है। अब वो मैंने उस वक्त आपसे पहले बात की थी कि कुछ चीज़ें तो बीवी ने आपको बता दी हैं कि जी ऐसे करना है, कुछ चीज़ें आप अपने बर्ड में क्या देखना चाहते हैं। तो अब मेरे बर्ड में ना मैं ओवर द ईयर ये फेस पे बहुत थोड़ा फोकस किया कि चेहरे से बर्ड खूबसूरत नज़र आना चाहिए। तो इसलिए ये ना आपको एक ही तरह के सिमेट्रिकल फेस नज़र आएंगे मेरे पास। अब ये स्प्लिट ओपलाइन है, ये वो जो यूविंग की हैंड दिखाई थी उसके साथ पेयरअप किया है, डाला है। अब इंशाल्लाह इसको मजीद आपने ग्रीन जो है वो इससे प्रोड्यूस करने हैं। हाँ, इस साल इंशाल्लाह ग्रीन पे भी है ना, और ये बहुत बहुत प्रॉमिसिंग बर्ड है। अच्छा ताहिर भाई, एक मैं आपके शेड में देख रहा हूँ सादा पाबलू भी है, तो अभी तक आप सादा पाबलू को ब्रीड करवा रहे हैं? वकास भाई, ये जो बर्ड जिसको आप कैप्चर कर रहे हैं, ये वन ऑफ माय फेवरेट बर्ड है। ये मेरी एवरी का मेरा सबसे कह लें कि वन ऑफ माय सादा पाबलू है लेकिन सबसे फेवरेट आपका? सबसे फेवरेट है। ये स्प्लिट ओपलाइन है, इसमें मेरी 2-3 साल की मेहनत है इस बर्ड पर। आज अगर आप इसको देखेंगे ना, इसका स्ट्रक्चर, इसका बैठना, पूरी डिपोर्टमेंट इसकी, ठीक है ना, इसका नेक देखें तो, और इसका बिल्कुल अपराइट स्टांस है। तो यही वो ट्रेड्स हैं जो हमने बच्चों में लेके जाने हैं हमने। तो आपने इसको किसके साथ पेयरअप किया हुआ है? इसको सिंपल एक ओपलाइन की हैंड के साथ है। ऑफलाइन की हैंड के साथ, ठीक है। तो ताकि बच्चों में यही कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाए। अब जैसे अगर वो पेयर है, यहाँ पर आप आएँ इसको देखें, ये एक ब्लू ओपलाइन का मेल है, ठीक है, सिंपल ब्लू ऑफलाइन का मेल है, और ये इसके साथ हमने वाइल्ड ग्रीन की फिशरी लगा रखी है। तो ये सिंपल इसमें से हमें स्प्लिट्स आएंगे। लेकिन ये वो एज ए ब्रीडर आपको पता होता है कि आपने ब्रीड क्या कराना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, यहाँ से लेना क्या चाह रहे हैं। तो फिर आप अपनी एवरी में से ना उसी तरह के बर्ड और वैसी ही पेयरिंग कर रहे होते हैं। अगर तो कमर्शियल आपके जहन पर कोई दबाव नहीं है तो फिर आप प्योरली मेरिट पर पेयरिंग करते हैं। और अगर कोई कमर्शियल मार्केट का दबाव है कि नहीं यही बर्ड लगाना, तो वो फिर एक अलग बात है। अच्छा, अब इस किस्म के जब बर्ड आप लेते हैं ना, ओपलाइन के साथ जब मर्ज करते हैं, अब आप देखें कि ये बर्ड अभी इसमें डेवलप होना है। ये बर्ड 6-7 महीने का बर्ड है, लेकिन आप इसको अगेन वही बात ये है कि जब इसका जो चेस्ट है ना इस बर्ड का, वो ऐसे हाथ में नज़र नहीं फील हो रहा, लेकिन चेस्ट इसका बहुत अच्छा है। इसका जो बैक, ये जो रोम्बाइट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। अब ये दो चीज़ फीचर्स चाहिए आपको फर्स्ट करें अपने बर्ड के अंदर, तो फिर आपको इस तरह की पेयरिंग में ये मिलते ज़्यादातर फिशरीज में। यहाँ हम लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पे ऑफलाइन इंटू ऑफलाइन लगा के विजुअल्स की तरफ जाएं। तो ये थोड़ा सा सफ़र लंबा है, बट लेकिन उसमें ये है कि आपको अच्छे बर्ड ऐसे ही जमा होते हैं। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि इसमें वक्त लगता है सारी चीज़ों में, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा। अब आप अगर इसको देखेंगे ना, इसकी बीक जो है, बीक बड़ी खूबसूरत बीक है, छोटी बीक है इसकी, बीक बड़ी नहीं है इस बर्ड की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यार विद टाइम आप ऐड करते रहते हैं अपने बर्ड से। ये जो मेल है इसमें वकास भाई, इसमें ये है एक्वा ओपलाइन B2 डन फेलो का मेल है, विजुअल मेल है डन फेलो में। हाँ जी विजुअल, और सिंपल हैंड लगाई हुई है मैंने इसके साथ। यानी इसमें से आपको रेड आई बच्चा कोई नहीं आना, सारे स्प्लिट्स ही आने। मैं तो वैसे स्प्लिट बनाने का कायल हूँ कि ये, और इसमें ये है कि इसमें जो आप एक्वा की हैंड देख रहे हैं वॉयलेट्स में B2 ओपलाइन में, तो ये सिंपल हैंड पेयरिंग है। अच्छा शेख साहब, ये फ्लाइट में माशाल्लाह मैं बड़े अच्छे साइज में बड़े कलरफुल बर्ड देख रहा हूँ। इनके साइज से तो माशाल्लाह ये ब्रीडर लग रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो आपने बॉक्स में लगा दिए हैं, तो इनको आपने डब्बे क्यों नहीं लगाए अभी तक?
वकास अभी ये बॉडी वेट तो अपना अटेन कर गए हैं फॉर ब्रीडिंग, हाँ ठीक है ना। हम ब्रीडिंग में देखते हैं कि बर्ड का बॉडी वेट भी होना चाहिए, उसमें ब्रीड करना है उससे। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इनकी एज उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये छोटे हैं अभी। अभी सेकंड मोल्ड किसी ने किया है, कोई थर्ड मोल्ड पे जा रहा है। होता क्या है कि ये जो फेज होता है ना बर्ड का, ये उसका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का फेज होता है। अगर यहाँ से आप उठा के इसको ब्रीडिंग में ले जाएंगे तो अपनी एनर्जी सारी ब्रीडिंग पे ले जाएगा ये। तो इसकी जो डेवलपमेंट है बर्ड की वो यहाँ रुक तो जाएगी। आप अपने परिंदे को किस एज में जाकर लगाते हैं? नॉट नेसेसरी कि मैं कोई 2 साल में ही ब्रीड कराऊं या 1.5 साल में ही ब्रीड कराऊं, लेकिन एटलीस्ट मैं कहता हूँ वो 3 मोल्ट कर ले बर्ड आपका। हाँ। वो अराउंड वो 3 मोल्ट क्लियर करता करता उसको साल का हो जाता है, तो साल में गुड टू गो है। अब हम इसमें करते क्या हैं कि जब बर्ड का आपने वो लिया ना, इससे बच्चे उठाए, तो पहला मोल्ट मेरी कोशिश होती है कि मैं पेरेंट्स के साथ ही मैं बॉक्स उतार देता हूँ। मैं अपनी ब्रीडिंग प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको। आज अगर इनके बच्चे आ गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं ये बॉक्स उतार दूंगा। जब बच्चे बाहर आना शुरू हो जाते मैं बॉक्स उतार दूंगा। वो बॉक्स जब उतरेगा तो पेरेंट का सारा फोकस कहाँ पर होगा? बच्चों को खिलाने पर। वो दूसरी लेन की तरफ उनका फोकस नहीं होगा। तो उनका फोकस आपने डाइवर्ट करना है। वो यहाँ खिलाते रहेंगे, बच्चे जल्दी रेस कर लेंगे। वो बच्चे हम उठाएंगे, हम इन बेबी फ्लाइट्स में छोड़ देंगे। पहला मोल्ड कोशिश करके इन बेबी फ्लाइट्स में कंप्लीट कराते हैं हम लोग ना, उसके बाद फिर वो बड़ी फ्लाइट में जाते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे ब्रीडर बर्ड हैं उनके लिए मैं यहाँ एक को 12-14 फुट की एक फ्लाइट बनवा लूँ, क्योंकि ये बहुत सारे बर्ड बिला मकसद भी बाज़ होगा आपके पास रखे हुए होते हैं, तो ऐसे ही रखे हुए होते हैं, तो वो जगह घेर रहे होते हैं। तो ताकि मेरे जो बर्ड है ना, जो ब्रीडर स्टॉक है, वो बजाय छोटी फ्लाइट में जाने के हम उनको बड़ी कोई 12-14 फुट की फ्लाइट में छोड़ें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह समझें। उसकी वजह ये है कि अगर आप सारा साल देखें, इसकी लाइफ कितनी है कैप्टिविटी में? 12-14 साल, 10-12 साल है। अब अगर आपने 10-12 साल इनसे ब्रीड अच्छी लेनी है तो फिर कोशिश करें कि 6 महीने आप उनको बड़ी फ्लाइट में छोड़ें, ताकि ये अपने विंग्स को फ्लैप करेंगे, फ्लटर करेंगे, उड़ेंगे, सोशलाइजिंग करेंगे। बर्ड का जो ब्रीडिंग का बोर्डम है, थकावट है, वो उतरेगी। जैसे आप कोई हफ्ते के शेड्यूल में होते हैं, उसके बाद बच्चों के साथ घूमने के लिए कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, तो ये इनको आप छोड़ें। इनको वहाँ छोड़ेंगे तो इनके बोन मतलब इनके मसल डेवलपमेंट होंगे। आपका बर्ड, याद रखिएगा, कभी भी इनफर्टिलिटी का शिकार नहीं होगा। अगर आपने बर्ड को छोटी ही एक केज में रखा हुआ है और सारा साल ब्रीड कराई जा रहे हैं, उसके बाद आपने सिर्फ उसका बॉक्स उतार दिया, ये एहसान कर दिया उसके ऊपर कि ले जी तेरा बॉक्स उतार दिया है, अब तू रिलैक्स है, तो भाई वो रिलैक्स नहीं है। आप उसको वहाँ से निकालें, आप किसी 10 फुट की फ्लाइट में डालें ताकि वो उड़े। जब वो उड़ेगा उसके मसल्स की डेवलपमेंट होगी। आपको पता है कि आप इसको रिसर्च करें कि जब बर्ड परों को फड़फड़ाता है, कुदरती तौर पर एक सिक्रेशंस डेवलप होती है उसके अंदर, जो ब्लड फ्लो में जाकर उसके विटामिन ई को एब्जॉर्ब करवाती है। विटामिन ई को वो एब्जॉर्ब करवाती है। उस विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन से क्या होता है कि बर्ड आपका कभी भी जो है इनफर्टिलिटी का शिकार नहीं होता। अब आप मुझे बताएं, 2-2.5 फुट के केज में अगर वो बेचारा सारी जिंदगी गुजारेगा, वो जवानी के जोर पे 2-3 साल ब्रीड कर देगा, उसके बाद वो बैठना शुरू हो जाएगा। ये वजह है हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी की ज़्यादा। अच्छा शेख साहब, मैं आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह फ्लाइट आपकी बड़ी है, जहाँ पे इवन आपने बॉक्सेस वगैरह लगाए हुए हैं जिन केजेस में भी, ये भी काफी माशाल्लाह कुशादा हैं। तो आपका केज साइज क्या है जिसमें आप ब्रीड करवा रहे हैं? ये 3 फुट का केज है। ये 3 फुट इसकी लंबाई है, लेंथ 3 है? फुट, ऐसे 2 फुट है। हाँ, और ऐसे तकरीबन 20 इंच है। अच्छा, ये साइज। तो ये आप सभी को इसी केज साइज में ही ब्रीड करवाते हैं। और जब ये इसके पट्ठे निकलते हैं तो फिर आप इसको कौन सी फ्लाइट में छोड़ते हैं? पट्ठे निकलते मैंने जैसे बताया ना, तो मैं बॉक्स उतार दूंगा इनका। बॉक्स उतार दिया? बॉक्स उतार के वो माँ बाप के साथ 1 महीना रहते हैं, उसके बाद हम इनको बेबी फ्लाइट, बड़ी फ्लाइट में छोड़ देते हैं? ये बेबी फ्लाइट्स हैं, छोटी फ्लाइट्स हैं सारी। तो अभी तो जरा बर्ड्स ने डिस्टर्ब किया हुआ है इसकी वायरिंग को, इस वजह से मैंने इनकी लाइट्स को बंद किया हुआ है। तो ये बेबी फ्लाइट्स में हम छोड़ देते हैं। तो पोस्टिंग तो करवाते ही होंगे आप खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे कि ये गुनाह मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि कभी नहीं किया जिंदगी। जब हालात 2021-22 में अपलाइन के बहुत अच्छे थे, तब भी नहीं? नहीं, कभी नहीं। या मैं ये समझता हूँ विकास भाई कि ये अनएथिकल है। तो बर्ड, आप अगर देखें, बर्ड से 2 क्लच ले लिए ना आपने, और उसने 2 क्लच में आपको 6-7 बच्चे, हेल्दी बच्चे दे दिए, तो आपने 25 बच्चे लेकर आपने कौन सा मेडल लेना है? बिल्कुल जी।
सो अच्छा फ्लॉक बनाएं, अच्छी हैबिट्स अपने अंदर पैदा करें, बर्ड की हेल्थ पे सारा फोकस रखें अपना, बाकी सारी चीज़ें वो खुद पूरी कर देगा वो, आपने सिर्फ हेल्थ पे फोकस रखना है। बहुत कम आपको यहाँ मेरे पास ना रेड आइज बर्ड नज़र आएंगे, पेल फेलोज वगैरह, डन फेलोज वगैरह, सो वो उस पर इतनी कोई मैंने नहीं, लेकिन जो भी काम किया है ना तो कोशिश की है कि वो उसमें भी काम के स्टैंडर्ड से डेविएट ना किया जाए। अब आपके सामने ये पेल फेलो बैठे हैं तो साहिब वैसे मैंने इस कलर में पेल फेलो देखे नहीं है, तो क्या ये ओरिजिनल पेल फेलो का कलर यही है? यार पेल फेलो में बेशुमार कलर है। इसमें क्या स्टैंडर्ड है जो कि आप हम बताना चाहेंगे नाज़रीन को? मैंने तो देखें अपने स्टैंडर्ड्स ओपलाइन वाले इधर रखे हैं, जो ओपलाइन वाले मैंने अपने जहन में स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो उनका साइज अच्छा हो और बॉडी कलर यूनिफॉर्म हो। पेल फेलो में याद रखें हमेशा वही बर्ड खूबसूरत लगता है जिसका बॉडी कलर यूनिफॉर्म हो। अगर उसमें पैचेस होंगे ना, और डब खड़बा जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, कि डब खड़बा बर्ड होगा ना तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा। आप देखें इसमें यूनिफॉर्म आपको कलर नज़र आएगा इसमें, तो ये है। बाकी मुझे ये कोई ऑब्सेशन नहीं है कि पेल फेलो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए, ये कोई ऑब्सेशन नहीं है मेरा कि वो डार्क हो जाए। मैं समझता हूँ कुदरती तौर पे अल्लाह ने उसकी खूबसूरती उसके लाइट कलर में ही रखी हुई है। वॉयलेट ऐड करके हमने वो हम भी सारे अच्छा दबाव में बताइएगा कि यहाँ पे अगर कोई ब्लू प्लांट चाहता है तो वो भी कहता है कि मेरा वॉयलेट कलर में चाहिए, अगर किसी को पाब्लू चाहिए तो वो भी वॉयलेट में चाहिए। अब अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके पास वॉयलेट कलर में पीसेज आए तो वो किस तरह की पेयरिंग करे? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर ब्लू सीरीज पे काम करना है ना तो आप लाइट ब्लू कलर से स्टार्ट करें। 4 कलर्स हैं, लाइट ब्लू से करें, वो फिर डी ब्लू पे जाएं जो जिसको कोबाल्ट कहते हैं, फिर आप वॉयलेट पे जाएं, फिर आप वो डीडी ब्लू पे जाएं। क्योंकि अब हमारे यहाँ वॉयलेट की इतनी डिमांड होती है बर्ड की, जो बर्ड जैसे आपने सवाल किया, जो बर्ड भी चाहिए वो वॉयलेट में चाहिए। मतलब अगर आप सिर्फ वॉयलेट पे ही काम करते रहेंगे और पिछली 2 जनरेशन पे काम नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएं कि वॉयलेट के बाद जब आपका बर्ड वो वॉयलेट फैक्टर में आना शुरू हो जाएगा, डीडी में जाना शुरू हो जाएगा, उसके आगे फिर उसका फेदर स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाएगा। तो आप हर कलर में उसको बैलेंस करते जाएं, बैलेंस आपकी पेयरिंग एक बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, तभी बर्ड खूबसूरत भी लगेगा। अच्छा ताहिर भाई हमारी सारी बातें हो गई, प्राइम को भी हमने डिस्कस कर लिया, आपने बर्ड भी माशाल्लाह दिखा दिए, पेयरिंग भी दिखा दी। अब मैं देख रहा हूँ कि आपने बॉक्सेस वगैरह लगा दिए हुए हैं, तो आप अपने बर्ड को बेसिकली डाइट क्या दे रहे हैं, खाने में क्या दे रहे हैं? वकास भाई डाइट मेरी शुरू से आदत है कि बर्ड को राउंड द ईयर में एनर्जेटिक रखता हूँ। ब्रीड ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, अगर ले रहा हूँ तो वो लाजमा पे वो एनर्जी उसकी उसमें कंज्यूम हो जाती है, और नहीं ले रहा होता तो ये अपने उछल कूद में अपनी एनर्जी को कंज्यूम, तो वो उछल कूद को देखना भी एक फैंसियर के लिए तो बड़ा प्लीजिंग होता है। एग्जैक्टली बेसिकली तो वही है ना, जिसके लिए हम बर्ड रखे हुए हैं कि हम अपने दिल को सुकून दे सकें। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बात की आपने ना कि बर्ड हम रखते क्यों हैं? हाँ। क्योंकि हमारे घर में हमारे स्ट्रेस को एड्रेस करते हैं, उसको हमारा इनको देखकर हमारा जो सारा कुछ थकावट है दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं ना एनर्जेटिक रखता हूँ। एनर्जी में क्या मैं देता हूँ इनको राउंड द ईयर में कैनेरी 60% 50% हमेशा देता हूँ। 50% आपके फूड में जो इनका दे रहे हैं आप फीड में टेरस में 50% कैनेरी राउंड। तो माशाल्लाह जो इतना अच्छा साइज डेवलप हुआ है आपके बर्ड का, आप समझते हैं कि इसमें कैनेरी का बहुत बड़ा हाथ है? यार मैं ये समझता हूँ बिल्कुल आप कि मैं समझता हूँ कि जो बर्ड की न्यूट्रिशन है ना, हाँ। देखिए महंगा बर्ड ले लेना कोई कमाल नहीं है। अब आप बहुत बड़े ब्रीडर हैं, मैं आपके पास गया, आपसे बर्ड ले आया, आपसे बड़ा अच्छा बर्ड ले आया, बड़ा महंगा बर्ड ले आया, तो हम ये समझते हैं कि शायद बस अब काम हो गया हमारा, उसके बाद हमने कुछ नहीं करना। अच्छा बर्ड ज़रूर लें, लेकिन उसके आगे भी तो उसकी ज़िंदगी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी तो है उसकी लाइफ, तो उसको आप अच्छी खुराक भी दें, अच्छा पानी भी दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें। साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट देंगे तो ही वो खुराक को उसके जिस्म पे लगने के काबिल बनेगी वो खुराक। अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे, बर्ड के ऊपर किसी किस्म का स्ट्रेस आया तो सोना भी खिला देंगे ना उसको, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको खिलाने का। तो मैं 60% 50% कैनेरी की रेशियो हमेशा रहती है। जो सिंपल हमारे यहाँ दाना चलता है उसमें मैं ऑन टॉप ये रखता हूँ अपनी कैनेरी। सही है। फिर 365 दिन एग फूड कभी बंद नहीं करता। एग फूड, सॉफ्ट फूड जिस तरह के, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा शॉर्ट सा बता दें। हाँ जी, हाँ। सॉफ्ट फूड में मैं अंडे, हाँ, कोई एक ग्रीन सब्जी जो अवेलेबल है, ग्रीन सब्जी हो गई, ठीक है। ग्रीन में मैं ब्रोकली देने का कायल हूँ, शुरू से वही दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रोकली, कोई भी जो ग्रीन अवेलेबल है एज अ सोर्स ऑफ आयरन, विटामिन के, ये सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से हमें। अंडे से हमें सारे अमाइनो एसिड वगैरह था।
अच्छा उसके बाद आप आ जाएं, अल्लाह भला करे आपका, मैं ना जर्मिनेटेड सीड्स रखता हूँ अपने पास। उनको उसमें क्या है कि आपके पास दाल होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, ग्रीन मूंग की दाल और मकई, ये दो मैं इनको स्प्राउट बना लेता हूँ इनका। अच्छा, इनका स्प्राउट चलता है। इनका स्प्राउट बना लेता हूँ। वो स्प्राउट बहुत बड़े नहीं होते, हाँ। इसको जितना देर रखेंगे उतनी बड़ी, बस जस्ट जर्मिनेशन हुई हुई होती है उनकी, जस्ट वो स्प्राउट बना हुआ ही होता है। तो वो रोजाना साथ में, कोई गीला दाना, बाहर का दाना, इधर का कुछ नहीं है दाना, वैसा। कुछ भी नहीं। सब्जी हो गई, स्प्राउटेड सीड्स हो गए, और ऑन टॉप उसके ऊपर अंडा हो गया, और ऊपर क्या हो गया, ये जो डेली नेचर वगैरह के जो बने बनाए आज फूड आते हैं ना, हाँ हाँ उसके ऊपर वो डाल लिया हमने। वो डालने के बाद कैल्शियम, विटामिन ई। कैल्शियम कौन सा यूज कर रहे हैं वैसे आप? कैल्शियम मैं कैल्शिलक्स यूज करता हूँ, ओवर द ईयर्स वो यूज कर रहा हूँ। कैल्शियम वही है, और विटामिन के साथ भी है। विटामिन D3 यूज करता हूँ, वो अलग यूज करता हूँ, विटामिन D3 आप सेपरेटली बढ़ तो दे रहे हैं। सेपरेटली। इवन आपके शेड में सनलाइट भी है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं फिर कि भी मैं थोड़ी सी उसको क्वांटिटी मिकदार में देते उसकी हैं। रखता D3 हूँ। भी हो गया, और विटामिन पीछे रह गया हमारा, वो कौन सा दे रहे हैं? हम फिर विटामिन ई देता हूँ मैं, ई bird दे को। गया। ई भी देता हूँ। देखिए गंदम से भी आप ई पूरी कर लेते हैं, हाँ। लेकिन ऑन टॉप हम उसको वो दे देते हैं विटामिन ई। और मल्टी विटामिन में वीकली पानी में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा दे देता हूँ, कोई भी जो भी अवेलेबल हो। ज़्यादातर मैं जो है ना बर्ड से रिलेटेड ही मल्टी विटामिन देता हूँ। हालांकि मैं खुद कोई 27 साल से आपको पता है पोल्ट्री का लाइव काम स्टॉक कर रहे में हूँ, हैं। पोल्ट्री में। मैंने कभी पोल्ट्री की मेडिसिन यूज़ नहीं करता। मैं ज़्यादातर इनमें जो बर्ड की स्पेसिफिक, क्योंकि देखिए वो कंपनियां 200-200 साल पुरानी रिसर्च बेस्ड कंपनीज हैं, उन्होंने इनके बॉडी वेट के हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई है। वो मार्केटिंग गिमिक भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग गिमिक ही है, उन्होंने बड़ी रिसर्च प्रोडक्ट बना रखी है, और वो बर्ड के लिए ज़्यादा मैं समझता हूँ बेनिफिशियल है। बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं ये आपका सॉफ्ट फूड जो है, ये ब्रीडिंग सीजन में जब शुरू होता है तो तब शुरू हो जाता है ये सॉफ्ट फूड देना, और जब तक आखिरी बच्चा सेल्फ नहीं होता ये चलता रहता है। ब्रीडिंग सीजन में नहीं, मैं 365 दिन सॉफ्ट फूड देता अच्छा, अपने गर्मियों में भी ये चलाना है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देते होंगे आप? हूँ। कम कर लें, अब किसी हद तक चलें, लेकिन अब बात है कि देखिए जब आप हाई एनर्जी पे बर्ड को रखते हैं, अब सवाल ये है कि जब हाई एनर्जी पे रखेंगे और फिर गर्मियाँ आ गई तो आप किस तरह मैनेज करेंगे वो, क्योंकि जल्दी वो रैंसेड हो जाता है। अब मौसम की वजह से वो ख़राब होने का उसका अंदेशा होता है, तो वो उसमें हम ये करते हैं कि फौरी तौर पे उसको देते हैं, 15-20 मिनट आधे घंटे में वो जो खाता है उसको उठा लेते हैं। उसके बाद वैसे भी बर्ड अगर आपका सॉफ्ट फूड पे एडजस्ट हुआ हो ना, तो वो जिस तरह आप कह रहे हैं 15-20 मिनट में ही वो खत्म वो कर खा देता है। लेता है, कब गर्मी हो सर्दी हो उसमें फ़ौरन खा लेना होता है। कभी लेफ्ट ओवर फूड नहीं देता मैं। और ना मैं आपके सुनने वालों को, जो नए सुनने वाले हैं उनको मैं बताऊंगा कि कभी लेफ्ट ओवर फूड नहीं देना आपने। हमेशा बर्ड का जो बॉडी वेट है ना, इसके हिसाब से इसको 12 से 15 ग्राम से ज़्यादा दाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 15 से 15 से 20 ग्राम कर लें। सॉफ्ट फूड जो है वो देना आपने? नहीं, सीड मिक्स की तीन बात मिक्स कर जो है 15 से 20 ग्राम आपने डेली बेस पे देना है। डेली देना है आपने, रोजाना एक बर्ड का बता रहा हूँ। अगर पेयर है तो 25-30 ग्राम आपने 2 चमचे डालने। आप यकीन माने, बहुत सारे मेरे दोस्त आते हैं, वो देखते हैं, कहते हैं आपने भूखा रखा हुआ है बर्ड को। भूखा आपको लग रहे हैं ये भूखे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहे। तो ये सालों से वही 25-30 ग्राम दाना खा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लें, अगर मेरे पास 25-30-40 पेयर है, 25 से 30 ग्राम 20 से 15 से 20 ग्राम आपने बताया पर बर्ड, और पेड़ के लिए वो 30 ग्राम पे चला जाता है। आप डबल कर लेना उसको। और लेकिन जब बच्चे आए होते हैं फिर बच्चे आए तो बढ़ा लें, यानी कि पर बच्चे के लिहाज से आप 15 ग्राम थोड़ा increase कर लेते हैं। 15 ना करें तो बच्चे ने 15 ग्राम तो नहीं करना। 15 ग्राम तो हम इनके बॉडी वेट के हिसाब से करेंगे। 40-50 ग्राम इनका वजन होता है, उस हिसाब से इनकी रिक्वायरमेंट है। बच्चे आएंगे तो वो आप बढ़ाते रहेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें। फिर बच्चे नहीं होंगे तो फिर इनको इनके वो कम कर दें। उससे क्या होगा कि आपका दाना जाया नहीं होगा ना। हम देखते हैं हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस है, भर के रख दिया 4-5 दिन का दाना इकट्ठा होता है, बिल्कुल करके रख दिया, उसके बाद को थोड़ा सा छंड लिया और उसमें से कचरा निकाल के फिर उसके ऊपर डाल दिया। ये तरीका गलत है। आप लेफ्ट ओवर फूड मत दें, वो पड़ा हुआ उसमें उससे ड्रॉपिंग भी आ रही है, उसमें फिर बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहा है, तो ये वाली प्रैक्टिस गलत है। मुझे याद है आपकी फोटो मैंने देखी थी, बच्चा था, शायद अगर मेरे पास हुई तो मैं जरूर चैनल पे भी लगा दूंगा। वो कोई तकरीबन कोई 1-1.25 माह का बच्चा था, और वो बाहर आया हुआ था और वो दाना खाने की कोशिश कर रहा था, तो ट्रे में सारी कनेरी नजर आ रही थी। आई रिमेंबर वो, तो जिस तरह आपने बताया कि 50% आपकी डिश तो वो कनेरी में ज्यादा देता हूँ, बल्कि बात दोस्त कहते हैं कि यार आप सिर्फ कनेरी खिलाते हो, ये सिर्फ कनेरी पे भी पल जाते हैं, बाकी चीज देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन चले हम दिन की 16 के लिए कि सारी चीजें हो इनको। अब तो कनेरी भी बजट में थोड़ी आ गई, पहले बहुत महंगी थी, अब हाफ कट हो गई, तकरीबन वो 350 में मेरे ख्याल से आ गई है। अच्छा, बर्ड में अगर देखें, मैं बताऊं, अगर आप काम ठीक कर रहे हैं ना,
अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो बर्ड में आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैंने एक चीज़ सीखी है लाइव स्टॉक में, कि लाइव स्टॉक में महंगा कुछ भी नहीं है। हाँ अगर वो प्रोडक्शन आप ले लेते हैं ना उससे, फर्स्ट करें एक बर्ड में ले लिया मैंने 1,000 रुपए का और एक बर्ड लिया मैंने 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 वाला बर्ड प्रोडक्शन कर देता है मेरे पास तो वो 1,000 वाले से सस्ता है। बिल्कुल 1,000 वाले से सस्ता है। तो 1,000 वाला अगर प्रोडक्शन नहीं करता तो वो महंगा है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें अपने को ना माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है और बर्ड वही रखें यार जो पसंद है। अब जो मुझे पसंद है, जो आपको पसंद है, अगर तीसरा हमें देख के एग्जैक्टली मैं पूरा शेड विजिट कर लिया आपका माशाल्लाह, क्योंकि फटे है, आप ज्यादा काम ही फ्लाइंग में कर रहे हैं, तो आपका शौक जो है इसी पे मैंने देखा सारी आपकी पेयरिंग है। बहुत कम पेयरिंग है जो कि आपने जो आजकल जो ट्रेंडिंग म्यूटेशन कर रही है उससे आपने पेयरिंग है। बस वो सब लगा ली है, लेकिन बहुत कम, आपको मेरे ख्याल 5-10% भी नहीं होगी वो, 90-95% ऑफलाइन पे। हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन आज हमने कोशिश की है कि इन डिटेल ऑफलाइन को भी डिस्कस करने, ब्रीडिंग स्टाइल को भी आपका डिस्कस करने कि आप किस तरह से ब्रीड ले रहे हैं, प्लस सॉफ्ट फूड और सारी चीज़ें हम अपने नाज़रीन के सामने आज हमने पेश कर दी है। उम्मीद है नाज़रीन आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अलहमदुलिल्लाह।